आइए। अच्छा जी, वो मुझे कल एक कंफ्यूजन हुआ था ऑन ये जो हम लोग हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो आई वांट टू क्लियर दैट नाउ। लेट्स सी, अगर मैं हाफ ब्रिज की बात करूं, मैं इसको ज़रा थोड़े से डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ही बात है वैसे। Okay, so this is a half bridge DC to DC converter where you have a DC coming in at this point, Vs, and your output is right here, V out, which is a DC. ठीक है, सेकेंड एग्जैक्टली वही है, वो सिर्फ थोड़े से डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया। अच्छा, कल परसों जब हम बात कर रहे थे ना, तो इश्यू ये हो रहा था, अगर लेट्स सपोज के हम इस पे डॉट्स लगा देते हैं कुछ इस तरह करके, तो मैंने ये कहा था कि जब लेट्स सपोज ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, यहाँ पर Vs/2 पड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये Vs सप्लाई हो रहा है, ये जगह या 0 वोल्ट पे जा सकती है या Vs पर जा सकती है। तो ये वोल्टेज जो है ये Vs/2 पॉजिटिव या नेगेटिव अप्लाई होती है। आज ये जगह Vs/2 पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही होती है, राइट। अच्छा, अब मसला जी आजी, मसला ये हुआ था कि जब हम देखते हैं जी आजी, अगर हम इसकी प्राइमरी वोल्टेज V(P) कहते हैं, और मैं यहाँ पे दोबारा से V(P) को प्लॉट करता हूँ, बल्कि मुझे उससे पहले या इसी के अंदर, इसी के साथ में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि आपका लेट्स सपोज के ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। सॉरी, दोबारा बताइए क्या बनाऊंगा? ये जो ऊपर वाला डॉट है सर, ये ऊपर वाला साइड, ये वाला डॉट कहाँ? उधर होना चाहिए, नीचे वाला, ये वाला इधर होना चाहिए, नहीं सर ये दूसरा वाला, ये इधर होना चाहिए, नहीं, ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होता है कि जब आप इस तरह वोल्टेज फर्स्ट किया, यहाँ पे प्लस 0 वोल्ट्स और यहाँ पे 15 वोल्ट हैं लेट्स सपोज, तो इसकी आ जाए, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इसमें यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वोल्टेज बन रही है उसकी आधी वोल्टेज यहाँ अपीयर होनी चाहिए। ऐसे ही होता है ना सेंटर टैप में, जैसे आप 12 वोल्ट का 12+12 का ट्रांसफार्मर खरीदते हैं मार्केट से। अब अगर यहाँ की, अगर मैं इस डॉट को यहाँ लगा दूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं दो तारें लूँ। एक्चुअली मैंने एक वाइंडिंग इस तरह की और एक वाइंडिंग उसके उलट करके, तो उनका एंड पॉइंट को जोड़ दिया है। अगर मैं ये करूँ ना, तो यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल है ना, वो 0 हो जाता है। वजह समझ में आ रही है कि अगर यहाँ से यहाँ फर्ज किया 15 वोल्ट्स पड़े थे, और सपोज करो कि रेशो 1:1 की थी,
तो यहाँ से यहाँ भी 15 होंगे और यहाँ से उधर भी 15 होंगे, तो ये भी +15 पे है, ये भी +15 पे है, क्या होगा? +15 और +15 के दरमियान कोई वोल्टेज नहीं होगा, इसलिए डॉट यहाँ होगा। ये सेंटर टैप होता है और उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त पोलैरिटी यहाँ से चेंज होती है तो ये बारी बारी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इससे आगे चलते हैं। सो मैंने आपसे ये कहा था कि S1 कहीं यहाँ ऑन ऑफ होता है इस तरह करके, और लेट्स सपोज के इसके बीच में किसी वक्त S2 जो है वो यहाँ पर किसी वक्त ऑन ऑफ होता है। ये S2 है और ये आपका S1 है। इस तरह था, सही है या कुछ गलत कर रहा हूँ? जो VP को मैंने कहा था कि इससे पहले मुझे नहीं पता, लेकिन लेट्स सपोज कि इससे पहले VP 0 था, तो इस पॉइंट के ऊपर VP जो है वो S1 के ऑन होने की वजह से VS/2 पर चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट VS पर चला जाता है और ये पॉइंट VS/2 पे है, तो VP पॉजिटिव VS/2 पे पहुंच जाता है, ओके, एंड इट विल रिमेन देयर एज लॉन्ग एज S1 ऑन है। जब हम S1 को ऑफ करते हैं तो उस वक्त, अब मैंने ये कहा था कि इस जगह पे एक करंट एस्टैब्लिश हो चुकी है, और मैंने फिर उस वक्त ये कंक्लूड किया था कि अच्छा ये एक ट्रांसफार्मर, एक इंडक्टर के तौर पे इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, और उस एनर्जी, उस कोर की एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए जितनी देर के लिए मैंने इसको पॉजिटिव रखा है उतनी देर के लिए मुझे इसको उल्टी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चक्कर था। अब होता ये है कि इस पॉइंट पे जैसे ही आपका S1 ऑफ होता है ये वोल्टेज रिवर्स होने की कोशिश करती है, ये वोल्टेज रिवर्स होती है एक्चुअली, आप अपने पुराने नोट्स में देखिए, वहाँ पे भी मैंने रिवर्स किया था। जब ये रिवर्स होती है तो डॉट, ये तो खैर इस तरह रहेगा, लेकिन डॉट जो है वो नेगेटिव होता है। डॉट नेगेटिव जिस वक्त होता है तो ये वाले डॉट्स भी नेगेटिव होते हैं। जब ये डॉट नेगेटिव होते हैं तो आपका इस तरह की वोल्टेजेस अपीयर होती हैं, राइट। इस साइड के ऊपर डॉट नेगेटिव का मतलब है कि इधर पॉजिटिव हो गया और इसके रेस्पेक्ट से ये पॉजिटिव हो गया। एग्रीड। अब अगर आप इस सर्किट को देखिए, यहां पर एक करंट फ्लो कर रहा था जो कि I, जिसकी एवरेज वैल्यू, इसको मैं अगर I sub L लिखूं तो इसकी एवरेज वैल्यू लोड करंट के बराबर थी। ये वो स्टैंडर्ड बक पार्ट है इसका। इसके अंदर एक रीजनेबली हाई करंट है जो कि लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये करंट कहां से आ रहा है? पीछे से इस नोड से एंटर हो रहा है। इस नोड के अंदर दो पाथ्स हैं। अगर इस करंट ने कंटिन्यू करना है, जैसे कि बक कन्वर्टर में कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में ये करंट चलता रहता है ना, अगर इस करंट ने चलते रहना है तो इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम आइदर दिस डायोड और दिस डायोड, ऐसे, या ये भी हो सकता है कि वो दोनों से आ रहा हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। अभी मैं फिलहाल जो है ना आपको ये नहीं बता रहा कहां से आ रहा है। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि आपके पास एक नोड है, इस नोड के ऊपर तीन जगह जोड़ रही हैं, इन तीन में से करंट यहां से आ रहा है या यहां से आ रहा है या आधा इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, इस तरह हो रहा है, होगा ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ये वोल्टेज इस तरह की, लेट्स सपोज कि यहां पे ना छोटी सी एक वोल्टेज इस तरह की आ गई है, 5 वोल्ट आ गए हैं सपोज करें, यहां भी 5 वोल्ट आ गए हैं। ये 5 वोल्ट इस डायोड, ये माइनस साइड है ना इसकी, ये डायोड जो है ये ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, बिकॉज इसके एनोड के ऊपर एक वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव जुड़ा हुआ है और इस डायोड के एनोड के ऊपर एक वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और ये डायोड
ऑफ हो जाएगा। दिस विल हैपन व्हेन यू स्विच दिस थिंग। जो जैसे ही ये पोलैरिटी रिवर्स होती है तो इस पॉइंट के ऊपर कुछ टाइम के लिए यू विल सी अ नेगेटिव वोल्टेज। अच्छा, अभी वो देख लेते हैं कि ये मैं इसको कुछ इस तरह बनाने लगा हूँ। यू विल सी सम नेगेटिव वोल्टेज। ये वोल्टेज कितनी देर के लिए अपीयर होगी, ये अभी हम सोचते हैं इसके ऊपर कि ये क्या होगा। मैंने पहले जब आपको बताया था तो मैंने ये कहा था कि ये वोल्टेज कम से कम उतनी देर के लिए अपीयर होनी चाहिए जितनी देर के लिए पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर कराई थी हमने। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। लेकिन वो वाली बात सिर्फ उस वक्त ट्रू है अगर हम ये वाला सर्किट काट दें। अगर हम इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दें, यहां पर एक इंडक्टर को रहने दें, तो फिर वो जो मैंने पिछली दफा बात की थी वो बिल्कुल करेक्ट है। मगर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पे ये एक सेकेंडरी साइड पे भी एक सर्किट लगा हुआ है, इसकी इस कोर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी इस कोर में से उस वक्त बाहर निकाली जाती है जब ये सोर्स बन जाता है एनर्जी का। अगर आप इसको प्योर एनर्जी की टर्म्स में देखें तो जिस वक्त ये आपने शुरू में जब ये ऑन किया था ना S1 को, तो आपने इस ट्रांजिस्टर इस की कोर के अंदर एक फ्लक्स एस्टैब्लिश किया, उसने उसके अंदर एनर्जी स्टोर की। जब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस ट्रांसफॉर्मर को एज अ सोर्स बना देते हैं। इसकी वाइंडिंग्स एज अ सोर्स एक्ट करती हैं। जब ये एज अ सोर्स एक्ट कर रही होती हैं तो वो उसका फ्लक्स को डिमिनिश कर रही होती हैं, फ्लक्स खत्म हो रहा होता है और वो एनर्जी बाहर को निकलती आती है। जिस वक्त वो एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वो सोर्स वोल्टेज जीरो हो जाती है। ठीक है ना, ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब अगर हम थोड़ी सी देर के लिए इस साइड को देखें, सपोज कीजिए कि यहां पे एक वोल्टेज V1 पड़ी थी जो कि इस तरह पड़ी थी और ये डायोड कंडक्ट कर रहा था। अगर ये डायोड कंडक्ट कर रहा था और V1 वोल्टेज पड़ी हुई थी, तो और सपोज करें कि फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट ऑफ टाइम ये दोनों कांस्टेंट थी, तो क्या मैं इस जगह पर अगर मैं यहां पे बैठा हुआ एक एनर्जी मीटर लगा के देख रहा हूं पीछे की तरफ, तो मैं कोई एनर्जी इधर को मूव कर रहा हूं या उधर को मूव कर रहा हूं? इसकी डायरेक्शन देखो, वोल्टेज इस तरह है, करंट इस तरह है। समझ में आ रही? ये V1 लगा हुआ ना, V1 का पॉजिटिव इधर है, आज ये V1 वोल्टेज है और करंट इस तरह गुजर रहा है। ये इंडक्टर का करंट है जो कि डायोड में से होके जा रहा है। इस डायोड में से इस इंडक्टर का करंट गुजर रहा है, ये ऑफ है। जितना भी I sub L है वो सारा का सारा इस कॉइल में से गुजर रहा है और इस कॉइल के ऊपर बिकॉज ये अपनी एनर्जी को खत्म कर रहा है, ये फ्लक्स रिवर्स हो रहा है ना, तो ये एक वोल्टेज डेवलप हुआ हुआ है इसके ऊपर V1। वोल्टेज जो है वो ड्राइविंग साइड के ऊपर है, वोल्टेज के पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है। ऐसे ही है ना, ये जो वोल्टेज का पॉजिटिव है, डायोड उसी वक्त कंडक्ट कर रहा है ना, जो वोल्टेज के पॉजिटिव से करंट बाहर आ रहा है। अच्छा, जिस वक्त जब ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोर्स है V1 सोर्स, ये एनर्जी दे रहा है। ठीक है, ये एनर्जी दे रहा है और अगर मैं इसको डायरेक्शन को करंट को उल्टा दूं तो ये एनर्जी ले रहा होता है, इसमें एनर्जी अंदर जा रही होती है। जब ये करंट इस तरह होती है तो इसमें से एनर्जी बाहर आ रही होती है। एग्रीड? ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज के इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग इस सिस्टम के अंदर डंप होती है। ये जो करंट यहां गुजर रहा था वो एक्चुअली इस एनर्जी को निकाल के इस कैपेसिटर में फेंक रही है। जब ये करंट इधर कंटिन्यू करता है तो वो इस कैपेसिटेंस को चार्ज किया जा रहा होता है ना, तो वो इफेक्टिवली इसके अंदर एनर्जी को डंप कर रहा है। वो एनर्जी जो पहले सोर्स से आ रही थी V से, वो इस रीजन में सोर्स से आ रही थी, इस ब्रीफ रीजन में स्टोर्ड एनर्जी इन द कोर ये रिटर्न होती है। ठीक है,
वो अमेरिका में ना एक रेस्टोरेंट्स की चेन है, उसका नाम है TGIF। उसका क्या मतलब होता है? थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे। तो आज फ्राइडे, आज मुझे लग रहा है आज हॉलीडे मूड में है सारे ना, कहते हैं कल छुट्टी है, आराम आराम से ड्रिफ्ट इन हो रहे हैं क्लास के अंदर। ये जो रीजन है ये बेसिकली उस कोर के अंदर जितनी देर, अब ये इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? इसकी ड्यूरेशन उतनी होगी जितनी देर में वो एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। अगर ये जो करंट था ये बड़ा था, अगर ये करंट लो था तो एनर्जी देर से निकलेगी, अगर करंट ज़्यादा था तो एनर्जी जल्दी निकल आएगी, क्योंकि पावर जो होती है वो V1 इंटू IL होगी। अब IL जितना बड़ा होगा उतना जल्दी वो डिसिपेट करेगा, और जितना IL छोटा होगा उतना वो टाइम लगाएगा। सो बट यू विल सी अ नेगेटिव गोइंग स्पाइक, अ वोल्टेज स्पाइक हियर। ये वोल्टेज स्पाइक जो है इसकी जो मैक्सिमम पीक पॉसिबल है वो है -Vs/2। इससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि जब ये वोल्टेज रिवर्स होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, उस वक्त ये डायोड अल्टीमेटली लिमिट के ऊपर पहुंच के ये डायोड कंडक्ट करता है, और ये डायोड इस वोल्टेज को लिमिट कर देता है एट Vs/2। ये चीज़ थोड़ा सा तुम लोगों को आराम से बैठ के अपने पास, शायद घर में भी थोड़ा टाइम लगाना पड़े, बट मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूं कि दिस इज द लिमिट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज। इस वोल्टेज के ऊपर -Vs/2 के ऊपर ये क्लैंप हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता ये, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डायोड S2 के पैरेलल में जो लगा रहा है। क्या ये वोल्टेज Vs/2 से छोटी हो सकती है? यस, ये वोल्टेज Vs/2 से छोटी हो सकती है, और ये वोल्टेज हो सकता है तुम्हें इस तरह नजर आए, ऐसे करके छोटी सी नजर आए। ये जो वोल्टेज, ये जो पीरियड है, इसके अंदर जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी थी वो सारी की सारी आउटपुट कैपेसिटर में डंप हो रही है थ्रू दिस साइड। ओके, और जिस वक्त ये एनर्जी खत्म हो जाती है उस वक्त ये वोल्टेज 0 चला जाता है। कैपेसिटर कौन सा, ये वाला? नहीं, स्टेट क्या है? आपने इसको भी ऑफ किया हुआ है, इसको भी ऑफ किया हुआ है। इस पीरियड के अंदर दोनों के ट्रांजिस्टर्स ऑफ हैं, S1 S2 दोनों ऑफ हैं। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? वो कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 एंड V/S, क्योंकि आप इसको फोर्स नहीं कर रहे। या तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, या ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, या ये डायोड ऑन होता है, या ये डायोड ऑन होता है। अगर कोई भी चीज ऑन नहीं है तो ये चीज तो फ्री है मूव करने के लिए, कहीं भी जा सकती है। सही, इस वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो ये होता है, बिकॉज इट्स एन ओपन सर्किट, इट इज सीइंग एन ओपन सर्किट राइट नाउ। सही है? नहीं समझ आई? क्या चीज नहीं समझ आई ये बताओ। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, ये चीज मैं अगर यहां से काट दूं, डिस्कनेक्ट कर दूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? Vs/2 होगा, और ये Vp क्या होगा? नहीं, अगर ये डिस्कनेक्टेड है और ये कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसमें कोई एनर्जी नहीं पड़ी हुई, तो इसका Vp क्या होगा? 0 होगा। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि यहां पे Vp 0 हो जाता है, Vp 0 हो जाता है, प्राइमरी वोल्टेज 0 हो जाता है। अब ना सिर्फ प्राइमरी वोल्टेज 0 होता है, जब प्राइमरी वोल्टेज 0 होता है तो सेकेंडरी वोल्टेज भी 0 होता है। ट्रांसफार्मर की दोनों साइडें एक तरह बिहेव करती हैं। इसका मतलब है ये दोनों वोल्टेजेस भी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये बिल्कुल 0 पे चले जाते हैं। जब ये दोनों वोल्टेज 0 पे चले जाते हैं तो अब मुझे बताएं कि स्टेट क्या होगी? ये करंट स्टिल गुजरना चाहता है, ये करंट बड़ा है, ये गुजरना चाह रहा है। इसको गुजरने के लिए अब यहां पे 0 वोल्ट्स हैं, यहां भी 0 वोल्ट्स हैं। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं ना सर्किट को, कहां से आ रहे हैं? तो जल्दी किया करो, जल्दी किया करो।
अच्छा, अब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करने लगा हूँ। इफ यू हैव टू, आई ड्रॉ देम एज टू वोल्टेज सोर्सेज, 0 वोल्ट्स 0 वोल्ट्स, ये वाला सेंटर पॉइंट जो है वो इस पे जा रहा है आपका, और लेट्स सी इट्स लाइक दिस। 2 डायोड्स हैं, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। इनके कॉमन पॉइंट को हमने आगे इंडक्टर से जोड़ दिया। ये लगा हुआ है आपका सर्किट। अगर ये 0 वोल्ट्स हों दोनों, आई कैन रीड्रॉ इट इवन फर्दर बाय सेइंग के यहाँ पे एक डायोड इस तरह बना दें, एक वोल्टेज सोर्स इसके पीछे 0 वोल्ट्स का है, एक वोल्टेज सोर्स इसके पीछे 0 वोल्ट्स का है, और इस तरह दोनों कॉमन है। ये सिचुएशन होती है फुल ब्रिज रेक्टिफायर की। ये दोनों वोल्टेजेस 0 वोल्ट्स की हैं। इसका मतलब है इफेक्टिवली ये शॉर्ट सर्किट्स हैं। अगर एक वोल्टेज सोर्स है जिसके ऊपर 0 वोल्ट्स हैं तो वो इफेक्टिवली एक शॉर्ट सर्किट होता है। 0 वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0 होती है ना। वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है ना। ओके, सो व्हाट डज दैट टेल मी? कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? दोनों करेंगे। अब ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान, जी डिफरेंस जो होगा इन दोनों के दरमियान वो सिर्फ इतना सा हो सकता है कि अगर इसका पावर ड्रॉप थोड़ा ज्यादा है इसकी निस्बत, तो हो सकता है ये ज्यादा कंडक्ट कर रहा होगा, ये थोड़ा कंडक्ट कर रहा होगा, बट अदरवाइज दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। सो वो स्टेट आ जाती है जिस वक्त इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है ना। जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये वोल्टेज 0 पे चली जाती है, और इस रीजन के अंदर बोथ, अगर मैं इनके कोई नाम दे दूं, मैं इसको कह देता हूँ DS1, और ये DS जो है मैं कह रहा हूँ डायोड ऑन द सेकेंडरी साइड। तो DS1 DS2 जो है ना, DS1 एंड DS2 कंडक्ट, ये इस पीरियड के लिए, ये वो पोर्शन है जिसमें वोल्टेजेस, एनर्जी ख़त्म हो चुकी है उसकी जो ट्रांसफार्मर के अंदर पड़ी हुई थी और अब ये दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं और वोल्टेज 0 पे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा S2 ऑन होता है तो ये चीज़ उल्टी रिपीट होती है ऐसे। सॉरी, बाकी ये चीज़ अपने आप को रिपीट करती रहती है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जिस दौरान हम कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की एनर्जी रिस्टोर होनी है, ये पोर्शन यूजुअली अगर मैं बड़े स्केल के ऊपर देखूं तो ये बड़ा छोटा सा पीरियड होता है। ट्रांसफार्मर डिज़ाइन जो होता है ना, आपको मैंने जब फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, हम फ्लाईबैक पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि उसमें फ्लाईबैक के अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है, हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर की जाती है, बाकी हाफ में उसमें से निकाली जाती है। यू स्टोर इन द कोर, यू टेक इट आउट। उसका जो ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन होता है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी कोर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर की जा सके। लेकिन जो वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर जिस तरह के हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बाहर लगे हुए हैं या आपकी पावर सप्लाईज में बनते हैं, उसमें हम इस स्टोर्ड एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। और वो मिनिमाइज कैसे किया जाता है? वो मिनिमाइज करते हैं LM जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है उसको बढ़ा के। जितनी बड़ी होगी मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस उतनी उसमें कम करंट जाती है, और जितनी उसमें कम करंट होती है उतनी कोर में स्टोर्ड एनर्जी थोड़ी होती है। ठीक है, सो इफ यू आर डिजाइनिंग a transformer for a flyback converter or a transformer for this application, दोनों में फ़र्क होता है डिज़ाइन में। इसका जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक बगैर गैप्ड फेराइट कोर के बनता है, अनगैप्ड फेराइट कोर। मसलन तुमने ई कोरें ली, उनको आपस में जोड़ दिया, बीच में वाइंडिंग कर दी, या तुमने एक टोरॉइडल कोर ली और उसके ऊपर वाइंडिंग कर दी। आगे टाइम से क्यों नहीं आते आप लोग? कुछ हैं? जवाब दो। तुम्हारी भी आदत है तल्ला, तुम फिक्स करो इसको।
ओके मैं ये बता रहा था आपको कि जो ट्रांसफार्मर इसमें बनता है, इसके लिए लगता है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर इस्तेमाल होती है उसमें कोई गैप नहीं होता, कोई एयर गैप नहीं होता। लेकिन जो हम बनाते हैं ना इसके लिए फ्लाई बैक के लिए, ठीक है, फ्लाई बैक का जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर हम एयर गैप डालते हैं। और वो एयर गैप क्यों डाला जाता है? वो एयर गैप इसलिए डाला जाता है कि आप उसकी जो for a given flux density in the core, जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है ना, वो म्यू जो होता है ना आपका म्यू, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर आप म्यू को कम कर दें तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होती है। ओके, ये आपकी किताब में मेंशन्ड है। अगर इफ यू गो बैक टू योर चैप्टर 2 यू विल फाइंड आउट देयर कि जो एयर गैप, अगर आप एक गैप कोर लें ना, एक कोर है जिसके बीच में आपने एयर गैप क्रिएट किया हुआ है, आप उसकी टोटल एनर्जी देखें ना तो जो गैप में एनर्जी स्टोर हुई है ना वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू जो कोर की एनर्जी होती है। ठीक है, और इस मकसद के लिए हम लोग जो ट्रांसफार्मर्स डिजाइन करते हैं फॉर एप्लीकेशंस जहां पे हमने पार्ट ऑफ द साइकिल में एनर्जी ट्रांसफार्मर की कोर में डालनी है और पार्ट ऑफ द साइकिल में उससे बाहर निकालनी है, ये फ्लाई बैक की एप्लीकेशन, वहां पे हम जरूर गैप इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन यू वांट अ स्टैंडर्ड आइडियल ट्रांसफार्मर इस तरह की एप्लीकेशन में, देयर यू वुड नॉट पुट एनी गैप। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। सो स्ट्रेस जिस चीज को मैं कर रहा हूं वो ये है कि इसकी जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस है वो मैक्सिमाइज की जाती है, बहुत बड़ी की जाती है। जितनी बड़ी करोगे, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एक अनगैप कोर है उसके ऊपर आप 15 टर्न्स डालते हो, उसकी इंडक्टेंस ज्यादा होगी या एक गैप उसी के अंदर आप गैप क्रिएट कर दो तो ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? एक अनगैप इसकी फेराइट कोर है। अब तो आपने ट्रांसफार्मर वो भी डिजाइन कर लिया, आप लोगों ने आज असाइनमेंट भी देनी है वापस के। सो नाउ यू शुड नो कि अगर मेरे पास एक अनगैप कोर है, कंप्लीट फेराइट का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मैंने वाइंडिंग की, 15 टर्न्स डाले, उससे मुझे जो इंडक्टेंस मिल रही है क्या वो ज्यादा होगी या मैं उसके बीच में एक 1 मिलीमीटर का गैप क्रिएट कर दूं, टर्न्स वही रखूं? गैप वाले की? यार तुम फेल हो जाओगे। हाँ, कम हो जाती है, रिलक्टेंस बढ़ जाती है। तो रिलक्टेंस बढ़ती है तो n स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस इज द इंडक्टेंस। जब रिलक्टेंस बढ़ती है ना तो आपकी इंडक्टेंस रिड्यूस होती है। तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कोर जो आप इंडक्टेंस बना रहे होते हैं यूजिंग अ गैप कोर, वो कम होती है। सो व्हाट दैट मीन्स इज के जो आपके ये वाले ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना जो गैप कोर पे बनते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्लाई बैक का ट्रांसफार्मर गैप कोर पे बनता है, फ्लाई बैक का ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी इंडक्टेंस कम होती है, इसकी इंडक्टेंस ज्यादा होती है। जब ये ज्यादा होती है इंडक्टेंस तो उसमें करंट थोड़ा बिल्ड होता है। जितनी ज्यादा होगी इंडक्टेंस उतना उसका V अपॉन L जो होता है वो थोड़ा होता है ना, di अपॉन dt थोड़ा होता है, स्लो होता है, तो उसकी करंट बहुत स्लोली बिल्ड होती है। जितना छोटा इंडक्टेंस होता है उतना उसकी क्विकली इंडक्टेंस में करंट बिल्ड हो जाती है। तो उसमें स्टोर एनर्जी ज्यादा कर रहे होते हैं, इसमें बहुत थोड़ी हो रही होती है। ठीक है, ये कुछ डिजाइन डिटेल्स हैं जो कि किताबों में वैसे नहीं मेंशन। ये कहानी थी। मतलब आपको इफेक्टिवली जो तस्वीर एंड पे मिलती है ना वो तकरीबन ये चीज होती है। इसका जो ये वाला पोर्शन है ना ये नेग्लिजिबल होता है, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ये जो डायोड्स है ना, ये डायोड्स नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर रहे होते। ये डायोड सिर्फ उस वक्त एक्शन में होते हैं जब आउटपुट का लोड करंट बहुत कम हो जाए, आउटपुट का लोड करंट बहुत कम हो जाए। उस सूरत में जो यहां से एनर्जी आप निकाल रहे होते हो ना वो स्लो हो जाती है। जब वो एनर्जी की निकालने वाला स्लो हो जाता है तो उस वक्त ये वोल्टेज क्लैंप कर जाती है इन डायोड्स की वजह से जाके। तो ये डायोड सिर्फ उस वक्त यूजफुल होते हैं, कुछ सर्किट कंडीशंस के अंदर यूजफुल होते हैं, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली दे डोंट कंडक्ट। ओके, एंड दिस एग्जैक्टली द सेम थिंग अप्लाइज टू अ फुल ब्रिज कन्वर्टर एज वेल, जो हमने डिस्कशन की थी फुल ब्रिज की। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स? VS तो हर वक्त प्रेजेंट है ना। वोल्टेज सेकेंडरी साइड में
यहाँ पर करेगा तो वहाँ पे वोल्टेज आएगा। यहाँ पे क्यों वोल्टेज आएगा? जब डायोड कंडक्ट करेगा। जब दोनों डायोड वो यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप ये चीज़ जो है ना, ये एक वाइंडिंग से आ रही है ऐसे करके, जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनके डॉट्स इस तरह हैं। अच्छा, अब ये सारी कहानियाँ जो है ना, ये ट्रांसफार्मर्स जहाँ पे घुसते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो है ना वो कन्फ्यूजन्स बढ़ते चले जाते हैं। ट्रांसफार्मर्स आर एक्सट्रीमली कन्फ्यूजिंग डिवाइसेस। तुम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लो, बाजार से ले लो, ठीक है। इसके इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को, एक्सटर्नल दो टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दो, ठीक है। इस टर्मिनल को इसके साथ इकट्ठा शॉर्ट कर दो, सेंटर टैप को बाहर निकाल लो, इसकी इंडक्टेंस नापो, कितनी आएगी? 0। इसलिए कि इसमें दो कॉइल्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। जब तुम दोनों ऑपोजिट कॉइल्स को इकट्ठा शॉर्ट कर देते हो ना, तो वो इफेक्टिवली वो एक कॉइल दूसरे को नल कर रहा होता है। एक का फ्लक्स एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाह रहा है, दूसरे का फ्लक्स दूसरी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाह रहा था। तो इसलिए जब भी तुम उसमें से कोई करंट गुजारते हो तो उस पर कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये चक्कर हो रहा होता है इस ट्रांसफार्मर में। और किसी के ध्यान में कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, ये जो सर्किट है ना बच्चों, ये इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जो कि आप लोग फेमिलियर हैं। वो है कि मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा दूं। ब्रिज रेक्टिफायर वो 4 डायोड्स के साथ जो बनता है, बनाना आता है ना, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, वो भी लगा के आप यही काम अचीव कर सकते हैं। उसमें आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सिंगल वाइंडिंग बनेगा और आउटपुट के ऊपर 2 के बजाय 4 डायोड लग जाएंगे, बाकी वही रहेगा, ओके। अभी तक चाहिए फुल ब्रिज हो, फुल ब्रिज में यहाँ पे भी स्विचेस लग जाएंगे, और जिसको आप एच ब्रिज कहते रहे। और पावर फ्लो जो है वो सिर्फ इस सोर्स से इस लोड की तरफ हो सकता है। पावर इज यूनिलेटरल, इस तरफ से इधर से फ्लो कर सकती है, वापस नहीं जा सकती, ठीक है। वापस ले जाने के लिए जो आपको मैंने एक शुरू में कन्वर्टर दिखाया था, एक्चुअली आप इसी को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इस जगह से बाय द वे ये सर्किट मैंने डिलीट किया ना, इसकी जो चीज़ इसको यूनिलेटरल यूनि डायरेक्शनल पावर फ्लो दे रही है, वो इसके रेक्टिफायर्स थे जो यहाँ पे लगे हुए थे। ये स्ट्रक्चर इटसेल्फ जो है वो सपोर्ट करता है करंट के फ्लो को दोनों पावर के फ्लो को दोनों डायरेक्शंस में। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास यहाँ पे एक लोड था, ये लोड अगर सपोज करो ये डीसी मोटर थी, अगर ये डीसी मोटर थी तो इसके केस में पावर मैं इधर से वापस भी ले जा सकता हूं इस सोर्स के अंदर। तो मैं याद होगा इसका डीसी मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है ना, वो एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक आर्मेचर होता है, ऐसे करके बना होता है, ये वाला होता है, ठीक है। दिस इज लाइक अ वोल्टेज सोर्स, और ये एक उसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस और एक आर्मेचर की इंडक्टेंस होती है, ठीक है। और ये भी तुम्हें पता है कि डीसी मोटर, डीसी मशीन जो होती है, वो सेम मशीन जब उसको एक सर्टेन वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो मोटरिंग करती है, और जब तुम उसको वो रन कर रही है और तुम उसको एज अ जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज इट इज जनरेटिंग सम वोल्टेज एंड यू कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम इट। सो वो जो उसकी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होगी, अगर वो किसी जैसे गाड़ी नीचे आ रही है तो उसकी जो स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट बैक कर सकते हो इनटू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये अगर गोइंग बैक टू द बक एंड बूस्ट टोपोलॉजी, अगर आप इस तरफ से इस तरफ को देखते हैं तो ये वाला स्विच जो है ये इसको
बक स्विच के तौर पे काम करता है, और ये जो है ये बूस्ट स्विच के तौर पे काम करता है। कैसे? अगर आप 1 मिनट के लिए इसको गायब कर दें और इसको गायब कर दें और ये आपका सोर्स बन जाए, तो ये आपका इंडक्टेंस है। इस इंडक्टेंस के थ्रू आप इसको शॉर्ट करवा सकते हैं ऐसे करके, इस करंट इसको रैंप अप करवा सकते हैं, और ये इस डायोड के थ्रू इस सोर्स को चार्ज करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये जब भी हम एक फेज लैग में ऊपर नीचे 2 ट्रांजिस्टर्स जोड़ देते हैं, तो हम इसके थ्रू डायरेक्शन ऑफ द पावर को कंट्रोल कर सकते हैं इधर और उधर। और ये कंट्रोल जो होता है ये सिर्फ इनकी स्विचिंग से हो रहा होता है कि आप किस अप्रोप्रिएट टाइम पे स्विच कर दें इनको, बस दैट्स इट। ओके, अगर मैं एक्टिवली इसकी करंट को मॉनिटर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो एक्टिव फिल्टर्स पे काम कर रहा है। एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं कि आप अभी हम खैर उसकी तफसील में नहीं जाते, बट उसमें भी अल्टीमेटली आपको एक करंट को रेगुलेट करना होता है। तो इसमें भी आप इस करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। यू कैन मेक दिस करंट डू वट एवर यू वॉन्ट टू, एंड दैट इज ओनली डन बाय कंट्रोलिंग दीज 2 स्विचेस इन दिस केस। ठीक है, एनी कंफ्यूजन्स? कोई अगर जहन में सवाल उठता हो तो बताइएगा। So this one is a converter which can take energy both ways. ठीक है, पावर इसके अंदर दोनों तरफ घूम सकती है। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादातर मोटर ड्राइव्स वगैरह में होती हैं, क्योंकि मोस्टली लोड जिन लोड्स के साथ हम लोग फेमिलियर हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं या और चीज़ें, वो 1 वे होते हैं। यार किधर से आ रहे हो इतना लेट यार? ये जिस तरह ये लैंप्स हैं, हाई एफिशिएंसी लैंप्स हैं, इन बल्बों में भी रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, कन्वर्टर्स, फुल बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। आप देखिए इसके अंदर एक मॉसफेट लगा होता है और चीज़ें कुछ लगी होती हैं। ये भी डायरेक्शन ऑफ जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में रखते हैं। पंखे हों और चीज़ें हों, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट यू कम अक्रॉस इज अ यूनी डायरेक्शनल पावर फ्लो थिंग। बट गाड़ियाँ, यस, if you want to go there, it's a two directional thing. अच्छा जी, this pretty much concludes जो हमारा DC to DC कन्वर्टर्स का काम था। मैंने आपको काफ़ी सारे टाइप के DC to DC कन्वर्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया है। आखिरी एक टॉपिक इसमें था मल्टी आउटपुट DC टू DC कन्वर्टर्स। मल्टी आउटपुट DC टू DC कन्वर्टर्स वो होते हैं जिसमें आप ट्रांसफार्मर नॉर्मली लगा होता है। नॉर्मली क्या मतलब, हर दफ़ा हमेशा ट्रांसफार्मर लगा होगा और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग्स एक से ज़्यादा होंगी। जैसे अभी हमने जो ट्रांसफार्मर लगाया था इसके ऊपर मैं एक से ज़्यादा वाइंडिंग्स आउटपुट पर डाल दूँ और उनके ऊपर मैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा दूँ, या हाँ फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा देता हूँ, तो उससे मुझे एक से ज़्यादा आउटपुट्स मिल जाती हैं। लेकिन मैं रेगुलेट एक को कर रहा होता हूँ। रेगुलेशन सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन एक पे हो रही होती है, और वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप आउटपुट को देख रहे होते हैं, उसको आप, और उसके मुताबिक आप अपनी जो पल्स विड्थ होती है, ड्यूटी साइकिल, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम एंड के बाद बताया था वोल्टेज मोड और करंट मोड कंट्रोल। वोल्टेज मोड कंट्रोल सिर्फ ये कर रहा होता है कि जब देखता है कि आउटपुट की वोल्टेज बढ़ गई है तो अपनी पल्स विड्थ को वो रिड्यूस कर देता है, और जब वो कम हो गई है तो अपनी पल्स विड्थ को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो जब वो स्टेबल होती है तो जिस पल्स विड्थ पे चले जा रहा होता है उसी पल्स विड्थ पे वो चल रहा होता है। जैसे ही आउटपुट का आपका लोड चेंज होता है ना, अगर लोड बढ़ता है तो ज़ाहिर है वोल्टेज ड्रॉप करने की कोशिश करेगी। वोल्टेज जब ड्रॉप करती है वो सेंस करता है फीडबैक से और वो अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देता है। तो जो करंट मोड कंट्रोल होता है वो ये कर रहा होता है कि जो इंडक्टर का करंट है ना, जैसे बक कन्वर्टर के केस में जो आउटपुट इंडक्टर करंट है वो उसको कंट्रोल कर रहा था। ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि वोल्टेज मोड कंट्रोल में ना कुछ ट्रांजिएंट कंडीशंस में ना कुछ अनस्टेबिलिटीज आ जाती हैं, कुछ
ओवरशूट फॉर एग्जांपल ज़्यादा होता है। जब आप वोल्टेज मोड कंट्रोल करते हैं ना, तो चूंकि वो आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा होता है और इट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एलसी फिल्टर, एलसी है ना, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब आपने एक इंस्टेंट पे सेंस किया कि ये वोल्टेज कम है कैपेसिटेंस के ऊपर, और आपने पीछे से ना ड्यूटी साइकिल बढ़ाया, ये आगे अभी भी कम है, आपने ड्यूटी साइकिल और बढ़ाया, लेकिन अब आपने ड्यूटी साइकिल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि जब चूंकि इसमें एक बीच में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इंडक्टेंस भी मौजूद थी, आपने तो ज़्यादा बढ़ा दिया था। इंडक्टेंस के अंदर एनर्जी जब तक डंप हुई और फिर आगे निकली, उसमें टाइम लैग आता है। वो टाइम लैग जब एक्चुअल उसमें देखते हो ना, तो आपको थोड़ी देर से पता लगता है कि ओह ये तो मैंने ज़रा ज़्यादा बढ़ा दिया ड्यूटी साइकिल, तो फिर देन यू हैव टू गो बैक एंड रिड्यूस इट। इसमें होता यह है कि जो आउटपुट है ना वो ओवरशूट कर जाती है, ठीक है। ये हमेशा जब भी तुम सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को या हायर ऑर्डर सिस्टम्स को सिंपल फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोलर से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो ये मसाइल होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पीआईडी कंट्रोलर पढ़ा था किसी वक्त, है ना। पीआईडी कंट्रोलर का जो रिस्पॉन्स होता है ना, अगर तुम उसको ट्रैकिंग पे डालो तो वो हमेशा उसमें एक यूं और एक नीचे रिंगिंग आएगी। वो रिंगिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाई प्लेइंग विद द पीआई थिंग्स, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। पीआईडी कंट्रोलर में आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपने उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना हो, मसलन आप ये चाहते हो कि जी मैं आउटपुट को एकदम से 5 वोल्ट से उठा के 10 वोल्ट पे ले जाऊं और 10 वोल्ट पे स्टेबल रहे, फिर 3 पे ले आऊं, अगर आप इस तरह का कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो सिंपल पीआईडी से बगैर रिंगिंग के नहीं करवा सकते आप, ठीक है। स्पेशली इस तरह के जो रेगुलेटर्स, अगर आप रिंगिंग अवॉइड करना चाहते हैं या ओवरशूट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप करंट मोड कंट्रोल में जाते हैं। अच्छा, करंट मोड कंट्रोल का एक और फायदा होता है, वो ये होता है कि चूंकि करंट मोड कंट्रोल इंडक्टेंस के करंट को देख रहा होता है, ठीक है, इंडक्टेंस के करंट को रेगुलेट कर रहा होता है। आप यूं समझ लो कि इंडक्टेंस के करंट के ऊपर उसने एक लिमिट लगाई हुई होती है। अब ये जो इंडक्टेंस का करंट है ये आपके ट्रांजिस्टर में से भी गुजर रहा होता है। इसका मतलब है अब आपने एक्टिवली हर साइकिल के अंदर ट्रांजिस्टर के करंट पे भी लिमिट लगा दी है। इससे क्या मिलता है आपको? इससे आपको सेफ्टी मिलती है। पहले केस में वोल्टेज मोड कंट्रोल में आप देख ही नहीं रहे थे कि ट्रांजिस्टर का करंट कहां जा रहा है। इस केस में आप ट्रांजिस्टर के करंट को एक्टिवली देख रहे होते हैं, हर दफा देख रहे होते हैं और कहते हैं ये 10 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा, मैंने इसको रोक दिया वहां। इसका एक फायदा ये होता है कि आपको आपकी जो डिवाइसेस होती हैं उनकी इनहेरेंट सेफ्टी आ जाती है, और दूसरा फायदा जो होता है वो ये कि आपका जो कंट्रोल परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। तो ये कोई तकरीबन 15 साल 20 साल पहले ये करंट मोड कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद फिर इसके ऊपर चिप्स बननी शुरू हुई थी। उससे पीछे जितनी वोल्ट चिप्स बनती थी, कंट्रोलर चिप्स बनती थी, वो वोल्टेज मोड बेस्ड थी, ठीक है। तो फीडबैक के थ्रू ये चीज़ें चल रही होती हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स क्लोज हो गए हैं यहाँ पे। एंड प्रॉब्लम्स मैं जब आप लोग मुझे कोई बताएंगे मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, ठीक है। तुक्के नहीं मारने, यू हैव टू। मैंने आप लोगों को कहा है अगर आप कोई प्रॉब्लम सेशन भी करना चाहो तो आई एम अवेलेबल। एग्ज़ाम से पहले अगर वो करना चाहो तो डू इट। मंडे की एग्री करके तुम लोग भाग गए थे, तो अब भी इट्स ओपन, यू वांट टू डू इट, विल डू इट। अब हम अगले चैप्टर पे जा रहे हैं जो कि है डीसी टू एसी कन्वर्टर्स का। इसको हम इन्वर्टर्स भी कहते हैं। इसका ज़्यादा जो पॉपुलर नाम है वो इन्वर्टर्स है। इन्वर्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स होते हैं, VSIs कहलाते हैं, और एक CSIs कहलाते हैं। वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स इन्वर्टर का मतलब सादा सा जैसे नाम से जाहिर है, इनपुट सोर्स या तो वोल्टेज होती है या इनपुट सोर्स करंट होती है, ठीक है ना। इसमें VSI इज वोल्टेज सोर्स, inverter. In this case input is a DC voltage
source. In this case, it's a current source inverter, and here the input is a current source. Okay, it's a DC current source. यार इसकी आवाज़ थोड़ी स्पीड कौन सी ये वाला ये फ्री है बिल्कुल ही सही है. सो अगर हम इसको डब्बा बनाएं एक, इफ यू लुक एट इट एज अ ब्लॉक डायग्राम, then the VSI, if it is a VSI, it will be connected to a voltage source and the output will be connected to a load, and the output will be an AC voltage. This will be an AC voltage and this will be a DC voltage. If it is a current source inverter, then the same block diagram will stay. The only thing is कि आपका input source will become a current source now of a DC current source, and output will stay to be the same जैसे अभी थी. लोड वैसे ही रहेगा और ये AC वोल्टेज होगी जो यहाँ बन रही होगी. ये वाले कन्वर्टर्स CSIs जो हैं ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कि आपके पास जो स्टैंड नॉर्मली जो वोल्टेज जो सोर्सेज अवेलेबल हैं DC के वो बैटरियाँ होती हैं, कैपेसिटर्स बैटरियाँ. कैपेसिटर्स तो खैर कम, लेकिन बैटरियाँ जैसे UPS एप्लीकेशन है, UPS एप्लीकेशन में आपका सोर्स जो है वो बैटरी होती है. ओके, इससे पहले इन्वर्टर की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस मुझे गिनवाएं. इन्वर्टर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं. UPS ऑफ कोर्स इज़ अ बिग एप्लीकेशन. जो आपके घरों में UPS लगा हुआ है वो कितने फेज का है? सिंगल फेज का UPS है. Most of the domestic UPSs are single phase, but you can buy 3-phase UPSs which are large. Let's say if you go to 5 kVA or above, 10 kVA UPSs, they are 3-phase UPSs. UPSs are available up to hundreds of kVA, and then you can buy a 150 kVA UPS, no problem. ठीक है, उसमें बैटरियाँ बहुत सारी होंगी, बड़ा सारा इन्वर्टर होगा. It's going to be a 3-phase inverter. So there are 2 types of inverters in use which take a DC voltage and convert it into either a single phase AC 50 Hz or 60 Hz or a 3-phase AC 50 Hz or 60 Hz. ठीक है, ये तो हो गई आपकी UPS एप्लीकेशन. और इन्वर्टर्स where do you think they are used? बताओ कोई एप्लीकेशन इन्वर्टर की. एनी आइडिया जी? एप्लीकेशन यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल DC से आप सिग्नल जनरेट कर रहे हो आगे. कम्युनिकेशंस जैसे रेडियो कम्युनिकेशन या उसमें नॉर्मली हम कैरियर्स जनरेट करते हैं, लेकिन वो नॉर्मली इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं कि वो इन इन्वर्टर्स के थ्रू नहीं बनाए जा सकते. उसके वो आप जो रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं, आप लोगों ने कुछ शायद पढ़े होंगे, ऑसिलेटर्स जो होते हैं उनके थ्रू किया जाता है वो काम. जी हाँ, सोलर सेल्स की जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल. दैट्स एन अनदर एप्लीकेशन जिसके अंदर आप बैटरी के बजाय सोलर सेल लगा देते हैं. दैट्स अनदर एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टर्स वेयर विच इज इन पावर सिस्टम्स. आपको इस तरह के इन्वर्टर्स मिलते हैं जो कि आपके सोलर सेल से डायरेक्ट कपल हो जाते हैं और उसकी आउटपुट को आप इस प्लग में लगा देते हैं, मतलब वो AC के साथ डायरेक्टली लगा देते हैं. AC आ रही है ना, उसके अंदर लगा दो. तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो ये मीटर के बाद लगाया जाता है. ठीक है ना, मीटर जो है वो पीछे लगा. होता यह है कि जितनी एनर्जी आ रही होती है ना, वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू अ वोल्टेज जो कि बिल्कुल इसके बराबर होती है वोल्टेज जो आपकी लाइंस पे सप्लाई हो रही होती है, और आपका मीटर स्लो चलना शुरू हो जाता है. आपके घर के लोग जो हैं वो इधर से पावर लेना शुरू हो जाते हैं.
कि इनको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है इस इन्वर्टर का इंटर टाई या लाइन टाई इन्वर्टर शायद कहते हैं इसको। सनी BUOY नाम की एक कंपनी है जो ये बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां ये बनाती हैं। अच्छा, दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ अनदर यूज ऑफ एन इन्वर्टर। और कोई आप लोगों ने जो बताई है ना, वो आई थिंक लेस देन 50% ऑफ द यूज ऑफ द इन्वर्टर्स हैं। इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ इस्तेमाल करती है? इन्वर्टर्स एक्चुअली इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है मोटर चलाने के लिए। मोटरें चलाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर जो इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोलर होते हैं वो सारे इन्वर्टर्स होते हैं। अब तो खैर आपको ये भी पता होगा, ये जो आपके AC आ रहे हैं नए वाले अच्छे AC जो है ना, थोड़े महंगे होते हैं, वो AC में भी एक इन्वर्टर लगा होता है। और नॉर्मली द वे AC वर्क्स इज कि आपका इसके एक कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर ऑन होता है जब उसने ठंडा करना होता है, जब ऑफ हो जाता है जब उसने ठंडा नहीं करना होता है। जैसे फ्रिज काम करता है, आपका पता है ना आपको कैसे काम करता है। तो थर्मोस्टेट उसको ऑन कर देगा, थर्मोस्टेट उसको ऑफ कर देगा। उसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये कि घर का या कमरे का या फ्रिज का टेम्परेचर एक सर्टन दो लिमिट्स के दरमियान मूव कर रहा होता है। जब वो इससे नीचे जाएगा तो ऑन नहीं, जब ठंडा हो रहा है नीचे जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर जा रहा है गर्म हो रहा है तो वो ऑन हो जाएगा, ऐसे ऐसे करता रहता है। दूसरा ये, खैर वो इतना बड़ा इशू नहीं होता, बट ये होता है कि जब आप इन्वर्टर को जब आप उसको ऑन ऑफ करते हो ना, तो वो इनिशियल करंट्स बहुत ज़्यादा लेता है। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसकी मोटर होती है ना, कंप्रेसर की मोटर जो है, वो बहुत ज़्यादा करंट लेती है। उससे उसकी लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो उसके अंदर क्रैंक शाफ्ट्स वगैरह होती हैं जो कि एकदम झटके से स्टार्ट होती हैं, तो उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट होता है। तो अब इंजीनियर्स ने ये किया कि उनके ऊपर मोटर ड्राइव्स लगा दी हैं, ठीक है। तो अब वो जो कंप्रेसर है ना वो भी चलता रहता है, लेकिन वो कंप्रेसर बहुत लो पावर के ऊपर, उसकी जो स्पीड और पावर है ना वो कंटिन्यूसली रेगुलेट हो रही होती है, बजाय इसके कि वो ऑन ऑफ होता रहे, वो अपनी घूमता रहेगा। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वो तेज हो जाएगा, जब रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो वो स्लो हो जाएगा या वन रुक जाएगा। और इसका जो स्टार्ट होता है वो भी स्मूथ होता है, तो इससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाती है, इससे रीजनेबली फ़र्क पड़ जाता है। ये आजकल नए जो AC आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन रिड्यूस हो गई है इनकी, बिकॉज ऑफ दीज गुड फीचर्स इन द सिस्टम। गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी गाड़ियों का शौकीन नहीं है, हालांकि मेरा ख्याल था कि लड़के सारे शौकीन होते हैं गाड़ियों के। मैंने देखा आमतौर पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको भी, लड़कों को गाड़ियों का शौक होता है, लड़कियों को आमतौर पे गाड़ियों का शौक नहीं होता। ऐसा ही है ना, मेरे पास माशाल्लाह घर में 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो वो तीनों बेटियों को गाड़ियों का पता नहीं होता। बेटा सबसे छोटा, उसको सारी गाड़ियों के नाम आते हैं, उसको अभी से सब कलर ये वो परेशानियां लगी होती हैं। तो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स is probably going to be the largest application of these things. अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉल करूँगा। सही है। इन्वर्टर्स की जो आई foresee that to be the largest application, because आप अंदाज़ा कीजिए कितनी गाड़ियाँ बिकती हैं। Internal combustion engines are going to phase out slowly. They are destined to. गाड़ियों के अंदर इंजन का हुड खोलोगे तो नीचे एक बैटरी पैक पड़ा होगा, एक इन्वर्टर पड़ा होगा, ठीक है। जब हुड छोटे हो जाएंगे, हुड को इतने बड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी, गाड़ियों के जो पहिए होंगे उनके अंदर मोटरें होंगी, डायरेक्ट ड्रिवन होंगे, कोई गियरिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ तारें जा रही होंगी और कंप्यूटर्स लगे होंगे और आपकी स्क्रीन्स के ऊपर जो मर्जी कर लो, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ कार्स दैट आर ऑलरेडी कमिंग अप, एंड देयर आर कंपनीज लाइक टेस्ला मोटर्स है यूएस के अंदर। टेस्ला मोटर्स मेक्स ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दे सेल अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेरी पावरफुल। इतनी पावरफुल होती हैं कि ये पुरानी गाड़ियाँ उनको कम्पीट नहीं कर पाती, ठीक है। उनका जो 0 to
100 किलोमीटर्स वाला जो टाइम होता है ना, वो किसी भी आईसी इंजन वाली गाड़ी से बेहतर होता है। ओके, सो परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू बीट दीज एग्जिस्टिंग व्हीकल्स। आपको ये पता ना कि जो आईसी इंजन है, जो आपकी गाड़ी वैसे जो आप चला रहे होते हो, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है, ये इसकी जो अपर लिमिट है एफिशिएंसी की, वो कोई कितनी है, 35-40% के अराउंड है। आपका जो ड्राइव ट्रेन होती है उसके ऊपर बहुत सारा लॉस हो रहा होता है। ठीक है, आप जितनी एनर्जी फीड कर रहे हो उसमें से कम जो है ना, वो 20-25% आप एनर्जी उन्हीं में गियरों में और इन चीज़ों में ज़ाया कर देते हो। आपको ये मालूम होगा कि जो आपकी ऑटोमेटिक शिफ्ट होती है, ऑटोमेटिक ड्राइव जो होती है, वो गियर बॉक्स जो होता है, उसकी जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो ज़्यादा होती है। वो क्यों ज़्यादा होती है? इसीलिए ज़्यादा होती है कि उसके अंदर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अगर तुम ये सब चीज़ें ख़त्म कर दो, एंड यू कैन डू दैट बाय पुटिंग योर मोटर इन योर व्हील्स। जब व्हील के अंदर मोटर चली गई तो फिर तो सारा इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकली तुमने कंट्रोल कर, तो वो सब कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तुम्हारी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जाती है। ओके, सो दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग। एंड किसी वक्त भी खड़े हो जाओ, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ पे भी बनी हुई हैं, 5-5 लेन की अमेरिका के अंदर सड़क बनी हुई है, वो सारी ना वो 5 किलोमीटर तक पैक हुई भी होती है। जब ट्रैफिक रुकती है ना तो फिर रुकी रहती। इतनी गाड़ी है, इतनी गाड़ी है। These cars are going to be inverter based, so this is where these things come out. ठीक है, ये उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, तो वे आई फोरसी वो सारे के सारे VSIs हैं। All of those are going to be VSI because they will be running off a battery. ठीक है, तो हम लोग we will be mostly talking about this thing. ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ज़ाहिर किसी ने बनाया था तो कहीं इस्तेमाल भी होता होगा। एक जो एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताई इन्वर्टर्स की, वो होती है इंडक्शन हीटिंग या इंडक्शन मेल्टिंग या इंडक्शन हीट ट्रीटमेंट। व्हाट इज दैट? आपने ये जो स्टील होता है ना, आप ये जो मसलन इमारती सरिया होता है, ये जब पुराना हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, या वैसे सरिया वैसे लोहा जब स्क्रैप हो जाता है तो उस स्क्रैप को रीमेल्ट किया जाता है। ठीक है, उसको रीमेल्ट करके उसको दोबारा से यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं, बिकॉज लोहे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लोहा तो लोहा ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा जो रस्ट हो गया, रस्ट की वजह से मे भी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन बाकी लोहा तो लोहा ही है, तो यू रीमेल्ट इट एंड री यूज इट। सिमिलरली इट गोज विद अदर मेटल्स एज वेल, लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, यू कैन री यूज दीज थिंग्स। सो उसमें करते ही हैं कि आपके पास फर्नेसेस लगी हुई हैं। यहाँ पे आप I9 में चले जाएँ, इस्लामाबाद इज द क्लोजेस्ट, देयर आर अदर फर्नेसेस अराउंड, हत्तार में हैं और जगहों पे, आई कैन शो यू, लाहौर में बहुत सारा इस तरह का बिजनेस है। इन्होंने ना इंडक्शन, इसको इंडक्शन फर्नेस कहते हैं। एक इन्वर्टर होता है और एक आगे कॉइल लगा होता है, एक क्रूसिबल। क्रूसिबल का मतलब पता क्या होता है? एक थाली, एक पॉट होता है, उस पॉट के अंदर आप इस स्क्रैप को डाल देते हैं, और ये पॉट जो है ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल का होता है। व्हाट इज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल? यार ये गप्पे कौन लगा रहे हो? मुझसे बात करो, बातें नहीं करो पीछे। रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब ऐसे मटेरियल जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ख़राब नहीं हो रहे होते हैं, सिलिका के बेस्ड होते हैं इस तरह। सो आपकी उसके अंदर आप स्क्रैप डाल देते हैं, उसके इर्द गिर्द एक कॉयल होती है, उस कॉयल में से आप हाई फ्रीक्वेंसी करंट गुजारते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर स्क्रैप के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस करता है। उन एडी करंट्स की वजह से इतनी हीट जनरेट होती है कि वो चीज़ मेल्ट हो जाती है। ठीक है, इसको हम इंडक्शन फर्नेस कहते हैं। इसका बड़ा फायदा क्या है कि आप जब अगर मसलन ये लोग करते हैं बहुत ज़्यादा काम ना, NDC है या KRL है, स्पेशल अलॉयज बनाते हैं, और वो बनाते हैं अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, लाइक या इवन अंडर वैक्यूम। आप वैक्यूम के अंदर एक चीज़ को मेल्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप गैस से तो नहीं उसको गर्म कर सकते, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी से उसको गर्म करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करने के भी अब दो तरीके हैं। एक ये कि आप रेजिस्टेंस हीटिंग करते हैं, आप कोई रेजिस्टेंस लेके तो उससे गर्म करते हैं। दूसरा तरीका इंडक्शन से। इंडक्शन का फायदा ये होता है कि बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होता किसी चीज़ के साथ, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ, वहाँ पे वो गर्म होता है, वो जितना मर्जी गर्म कर लो। ठीक है,
ये जो एप्लीकेशन है ये अगेन इंडस्ट्री में मौजूद है और इसके अंदर CSI जो है ना ये यूज़ होते हैं। ये सब में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि काफ़ी सारे ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आई वुड से आधे ये यूज़ करते हैं, आधे ये यूज़ करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट इस एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अलावा मैंने CSI की कोई और ख़ास एप्लीकेशन नहीं देखी। So we will be mostly talking about the voltage source inverter from this point on. Okay, जो VSIs हैं या जो कोई भी हो, जो इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर्स भी अगेन सिंगल वन वे पावर फ्लो के भी हो सकते हैं और टू वे भी हो सकते हैं। मतलब बैक आप AC साइड के ऊपर जो एनर्जी है उसको ला के तो वापस रेक्टिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो इन्वर्टर्स दोनों टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स दैट वी टॉक अबाउट दे आर रिवर्सिबल, ठीक है, लेकिन उनकी रिवर्सिबिलिटी को मे बी कोई चीज़ ब्लॉक कर दे, वो फिर सर्किट स्पेसिफिक होता है, वो विल सी दैट कि उसमें क्या है। If we talk about efficiency of an inverter, efficiency of an inverter is computed by simply कि जी output power। अच्छा, अब output power कौन सी वाली, ये एक इंटरेस्टिंग इशू होता है। जब इसके अंदर हम थोड़ा सा घुसे ना तो नॉर्मली जैसे आप अपनी घरों में लगी हुई UPS की आउटपुट को देखें तो वो किस तरह की होगी, आउटपुट वोल्टेज किस तरह की होगी उसकी। दो टाइप के UPS बनते हैं, एक बिल्कुल सस्ते वाले हैं, एक बिल्कुल सस्ते वाले हैं जो कि जिनको कुछ पता नहीं वो क्या बना रहे हैं, लेकिन वो बना के बेचते हैं और वो काफ़ी सारे बेचते हैं। तो वो जो शक्ल होती है ना वो तो ये होती है स्क्वायर वेव, नीली वाली। उनकी आउटपुट इज सिंपल स्क्वायर वेव, उनकी आउटपुट सीधे होकर बैठो, उनकी आउटपुट सिंपल स्क्वायर वेव होती है। इस स्क्वायर वेव को इट्स ओके टू हैव स्क्वायर वेव, द ओनली प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर हार्मोनिक्स हैं बहुत सारे, और वो हार्मोनिक्स जो होती हैं जब आप इस पंखा चलाते हो ना तो पंखे में से सीटियों वो आवाज़ें आती हैं ऑडिबल रेंज के अंदर, बड़ी टोन्स आ रही होती हैं इसके अंदर से, ठीक है। ये वाला दूसरा इसका जो प्रॉब्लम है, नो वोल्टेज कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर VO, आउटपुट वोल्टेज का। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ स्क्वायर वेव में आपके पास क्या कंट्रोल है आउटपुट वोल्टेज का, सिर्फ एक ही कंट्रोल है कि अगर ये वोल्टेज आप ऊपर नीचे कर सकें। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है वो 1/f के बराबर है, और ये फ्रीक्वेंसी आप 50 हर्ट्ज पे सेट कर देते हैं। बाय द वे जो बाजार में मिलता है वो भी 50 हर्ट्ज, तो पता नहीं कितना होता है, वो हो सकता है 45 से लेके 50 हर्ट्ज तक कुछ कर रहा हो, ठीक है। मैंने कई दफ़ा उस दिन मैं बैठा हुआ कॉलेज ऑफ सिग्नल्स के अंदर R&D के अंदर, तो वो एकदम ना पंखे तेज़ हो गए, तो वो जो साहब बैठे हुए थे वो कहते हैं UPS पे चला गया। मैंने कहा कैसे पता, आप कहते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी तेज़ है ना इसलिए पंखा तेज़ हो गया। तो इस तरह भी होता है। if you apply this voltage, this is called quasi square wave, QUASI, quasi square। अगर आप ये वाली वोल्टेज अप्लाई करें इस केस में यू हैव टू एडवांटेजेस। नंबर वन, जो उसका हार्मोनिक प्रोफाइल है, हार्मोनिक्स इसकी कम हो जाती हैं, स्लाइटली रिड्यूस हो जाती हैं, और कितनी रिड्यूस हो जाती हैं ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर। इसमें जो फायदे होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस्ड हार्मोनिक्स, और वोल्टेज कंट्रोल मिल जाता है। वोल्टेज कंट्रोल कैसे मिल जाता है कि जब, ये मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि इसको आप तंग करते जाओ तो वोल्टेज जीरो होती जाएगी, इसको बढ़ाते जाओगे तो वोल्टेज बढ़ती जाएगी until you get to this limit which is the blue line। Okay,
बाज़ार में जो चीज़ मिल रही है वो मोस्टली इस तरह की है. देन वी हैव सम जिसको मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर्स कहलाते हैं. वो ये करते हैं कि मे बी एक चीज़ और पहले हम लोग उसकी बात कर लें. ये जितने भी इन्वर्टर्स हैं ना, ये टू लेवल इन्वर्टर्स कहलाते हैं. टू लेवल इन्वर्टर्स. टू लेवल इन्वर्टर का मतलब सिर्फ ये है कि आउटपुट वोल्टेज जो है या तो प्लस Vs पे हो सकती है या माइनस Vs पे हो सकती है या ज़ीरो पे हो सकती है. अच्छा, अभी मैं इसको 3 लेवल नहीं कह रहा, आप इसको कह लो 3 लेवल, लेकिन इट्स बेसिकली ये इसके स्ट्रक्चर की बात. ये एन एग्जांपल इज एन एच ब्रिज. एच ब्रिज जो होता है वो आपके उसमें जो 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, यहाँ पे आपका लोड होता है और ये आपका डीसी वोल्टेज है. ये आपका एक VSI है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, जिसकी इनपुट इज अ डीसी सोर्स. और जो लोड है यहाँ पे तुम ये वाली इनमें से कोई वोल्टेज जनरेट कर सकते हो. इनमें से कौन सी वोल्टेज, इनमें इस लोड के अक्रॉस क्या क्या वोल्टेजेस आ सकती हैं, क्या पोटेंशियली क्या वोल्टेजेस आ सकती हैं? सिर्फ 3 वोल्टेजेस आ सकती हैं. या प्लस Vs आ सकती है, या माइनस Vs आ सकती है, या जीरो आ सकती है. अब वी डिड टॉक अबाउट के इनके पैरेलल वैसे डायोड होने ज़रूरी हैं, उसके बगैर ये काम नहीं करता. अगर तुम इन दोनों को इकट्ठा ऑन करते हो तो वोल्टेज जीरो हो जाती है, या इन दोनों को इकट्ठा ऑन करते हो तो वोल्टेज जीरो हो जाती है. ठीक है, तो ये जो है ये 2 लेवल इन्वर्टर की एग्जांपल है. देन देयर आर 3 लेवल इन्वर्टर्स, मल्टी लेवल इन्वर्टर्स. मल्टी लेवल इन्वर्टर्स क्या होते हैं? उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा दिए जाते हैं. इसके नीचे एक और ट्रांजिस्टर होगा, इसके ऊपर एक और ट्रांजिस्टर होगा. मतलब 4 ट्रांजिस्टर एक दूसरे के ऊपर बैठे नजर आएंगे, या 6 ट्रांजिस्टर एक दूसरे के ऊपर बैठे नजर आएंगे. ठीक है, वो मल्टी लेवल इन्वर्टर्स होते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मल्टी लेवल इन्वर्टर्स इन दिस केस, इन दिस कोर्स. मल्टी लेवल इन्वर्टर्स करते क्या हैं? मल्टी लेवल इन्वर्टर्स करते ही हैं कि वो इस तरह की वोल्टेज बना सकते हैं. Okay, so you wanted to make a sine wave, and you can make it by putting small pieces of different heights. ये जितने ज़्यादा तुम लेवल्स जनरेट कर सकते हो उतने ज़्यादा लेवल का वो इन्वर्टर बन जाता है. और ये ना नंबर ऑफ स्विचेस को बढ़ा के हम करते हैं. बट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिसके अंदर ये 2 स्विच लगे हुए हैं, और उन 2 स्विचेस के साथ आप यही 3 वोल्टेज लेवल्स मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं. इसके अलावा कोई चीज़ जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है, so this is out of course. Okay, so हमने करना क्या है? हमने करना ही है कि एक इन्वर्टर बनाना है, ऐसा इन्वर्टर जिसकी इनपुट जो है वो एक बैटरी हो और आउटपुट जो है वो जब मेरे लोड से कनेक्ट हो तो मेरे लोड को पता ही ना चले कि मेरा लोड इसको एज अ AC वोल्टेज सोर्स देख रहा हो. ये मेरी डिजायर है. This is what you want to do with an inverter. You want to make a very good AC voltage source from a DC voltage source. This is the desire. ठीक है, अब और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% होनी चाहिए ideally. It should not be losing any power for me. AC, when we say it is an AC voltage source, so it should be sinusoidal. AC जो है वो sinusoidal होनी चाहिए. So I am going to make a sinusoid here. So I am also going to write a sinusoid
at single frequency, single fixed frequency sinusoid. फॉर एग्जाम्पल जो तुम पावर सोर्स से देख रहे होते हो, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज स्टेबल 50 हर्ट्ज वोल्टेज आ रही होती, उसमें 100 हर्ट्ज नहीं प्रेजेंट होती, उसमें 300 हर्ट्ज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हार्मोनिक फ्री होना चाहिए, नो हार्मोनिक्स इन देयर। कंट्रोल्ड आउटपुट, कंट्रोल्ड वोल्टेज। अब ये कंट्रोल जो है ये दो टाइप का होता है। अगर मेरा यूपीएस एप्लीकेशन है, यूपीएस एप्लीकेशन में ऑल आई डिजायर इज के मेरी वोल्टेज 220 वोल्ट पे फिक्स हो जाए, ठीक है ना। लोड चेंज होता है या इनपुट वोल्टेज चेंज होता है? इनपुट वोल्टेज चेंज होता है जब बैटरी कंडीशंस चेंज होती हैं, बैटरी डिस्चार्ज होकर लो वोल्टेज पे आ जाती है, तो मेरी आउटपुट नहीं चेंज होनी चाहिए उसके साथ। दिस शुड रिमेन एट 220 वोल्ट्स। ये यूपीएस की एप्लीकेशन है। इस चीज को हम रेगुलेशन कहते हैं। तुम लोगों को शायद पढ़ाया गया बचपन में या नहीं। एक लफ्ज होता है रेगुलेशन और एक होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग, लाइन ट्रैकिंग तुमने पढ़ी है ना। लाइन ट्रैकिंग यही होती है ना कि लाइन के ऊपर रहना है। ट्रैकिंग में भी यही होता है कि आउटपुट को डिजायर्ड लाइन के ऊपर रखना है। आउटपुट से मुराद इस केस में मसलन आउटपुट मेरी है 220 और जो मेरी वोल्टेज है आरएमएस वोल्टेज। सपोज करो कि मैं कहता हूं कि मैं उसको प्रोफाइल दे देता हूं कि तुमने शुरू में 3 वोल्ट होना है, फिर 5 होना है, तो इतनी देर के लिए फिर 15 हो जाना है, या इस तरह रैंप अप करना है। अगर मैं उसको एक प्रोफाइल दे देता हूं और वो उसको फॉलो कर सके, तो ये मैं इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। लाइन जैसे एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे लाइन ट्रैकिंग होती है, तो यू ट्रैक दैट लाइन। जो रेगुलेशन है वो नॉर्मली एक फिक्स्ड वोल्टेज या फिक्स्ड पॉइंट को के ऊपर मेंटेन करने को हम रेगुलेशन कहते हैं। इसीलिए आप वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं जो फिक्स्ड वोल्टेज के ऊपर रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जो ट्रैकिंग और रेगुलेशन के प्रॉब्लम है ये थोड़े से फर्क हैं। थोड़े से फर्क क्यों है? इसलिए कि जब हम ट्रैकिंग करते हैं ना, नहीं फीडबैक इसमें भी है, फीडबैक इसमें भी है। ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आपको कब आती है? जब ऐसे करके मोड़ आ जाए, मुश्किल होती है ना। सीधी लाइन के ऊपर ट्रैक करना तो सबसे आसान है दुनिया का काम। जब भी लाइन लाइन इस तरह होती है, वहां पे मसला होता है। वहां पे आपकी गाड़ी क्या करेगी? ओवरशूट करेगी, अंडरशूट करेगी, मसले खड़े करेगी। तो इसमें और इसमें जो फर्क है ना वो ये है कि इसमें डायनामिक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। डायनामिक परफॉर्मेंस से मतलब ये है कि जिस वक्त तुम मूव कर रहे हो, अब तुम चाहते हो कि तुमने हाईएस्ट स्पीड का मूव करके ठक करके टर्न भी काटना, ये है ट्रैकिंग का प्रॉब्लम। सीधी लाइन के ऊपर तो चलते जाओ जाए इन्फिनिटी स्पीड पे चले जाओ, ठीक है। Regulation is following a straight line, whereas tracking is following a line जो कि ऐसे करे, ठीक है। तो उसमें जब जो चेंज के अगेंस्ट मसाइल होते हैं ना, इसीलिए हम फिर ना उसमें रेगुलेटर्स जो कंट्रोलर्स होते हैं वो इम्प्रूव्ड होते हैं। अगर आप सिंपल एल आई कह रहा हूँ, ये जो होता है आपका पी आई कंट्रोलर लगा दीजिए। PI controller is very good for regulation. For all types of systems it works, no problem. Interestingly, industry के अंदर जो 90% of the control problem है वो regulation का होता है। Most of the problems that industry sees is regulation. जो performance के या tracking के problems हैं ये अब ज़्यादा होते जा रहे हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। रोबोटिक्स के अंदर ट्रैकिंग के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, गाड़ियों के अंदर ट्रैकिंग के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। जब भी चीज़ें मूव करेंगी स्पीड के ऊपर इधर से इधर हिलेंगी तो ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए और हमारी मर्जी की किसी भी वक्त अपनी मर्जी की बना सकें। ये मेरे आइडियल गोल्स हैं इससे रिलेटेड।
ये चीज़ अचीव करना इम्पॉसिबल है, ये चीज़ ट्रूली अचीव करना इम्पॉसिबल है। वी ऑल यार इनकी वो लग गई है अटेंडेंस का शीट, पास कर दी है, ठीक। इसको अचीव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो वी ट्राई टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस। यू कैन नेवर हैव एटा इक्वल्स टू 100%, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी मे बी 90% और मे बी 95%। ये जो चैलेंज है ना, ये वाला, ये वो है जिसको हम इस कोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। एक्चुअली आप इन दोनों को देख लें इकट्ठा करके ना, कि आप चाह रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज को साइनसॉइड बनाएं और उसको कंट्रोल, उसकी वोल्टेज को आप रेगुलेट भी कर पाएं। ये दो चीज़ें जो है ना, ये हमारे इस कोर्स का क्रक्स है, ठीक है। जी कोई सवाल? क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा जी, जो हमने अभी हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज डीसी टू डीसी कन्वर्टर की बात की थी, वही दोनों स्ट्रक्चर्स इन्वर्टर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर VSIs के केस में, ठीक है। तो अगर मैं सपोज स्टार्ट करते हैं हम हाफ ब्रिज इन्वर्टर से। हाफ ब्रिज इन्वर्टर बिल्कुल पहली पॉसिबिलिटी है, वही दो कैपेसिटर्स और अब आपका लोड यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स VS है, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा लोड जो है ये एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस पे मुश्तमिल है। नॉर्मली जितने आपके लोड्स होते हैं ना, वो अगर रेजिस्टिव भी हो तो इंडक्टेंस जो होती है वो प्रेजेंट ही होती है। इंडक्टेंस तो तारों में होती है, वो तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोड जैसे हैं, जिस तरह पंखे हैं या मोटरें हैं, उसमें ना इंडक्टेंस काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोड्स को RL लोड से दिखाते हैं। अगेन जिस तरह पहले हमने देखा था, दिस इज VS/2। विद दिस स्ट्रक्चर जो अभी बना हुआ है, आपके पास क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ पे डायोड होने जरूरी हैं, रिवर्स डायोड्स। बेटा बातें नहीं करें, इट डिस्ट्रैक्ट्स मी। इफ यू रियली नीड टू टॉक, लीव द रूम। अच्छा जी, अच्छा मैं इधर मुंह करता हूं ना तो फौरन पीछे बोल पड़ते हैं, क्या मसला है? डोंट डू दैट। अच्छा, इसमें आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? वी नो कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठे ऑन नहीं कर सकते, और अगर यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है तो वी मस्ट रिक्वायर प्रोवाइड कि जी एक साइड कम से कम एक स्विच ऑन होगा, ठीक है। बट बाय पुटिंग दीज रिवर्स डायोड्स हम इंश्योर कर रहे हैं कि अगर फर्ज किया मैं इन दोनों को ऑफ भी कर दूं, इन दोनों के गेट्स को मैं ऑफ भी कर दूं, तो तब भी इसको मैं करंट को दोनों डायरेक्शन में पाथ प्रोवाइड कर रहा हूं। सही है ना? अगर करंट इधर जा रही थी तो वो इससे आ जाएगी, अगर करंट इधर जा रही थी तो वो इसमें चली जाएगी, ठीक है। सो बाय प्रोवाइडिंग दीज टू डायोड्स हम वो प्रॉब्लम फिक्स कर लेते हैं कि हमने इन दोनों में से एक को कम से कम ऑन रखना है। अगर मैं इन दोनों को गेट्स को ऑफ भी कर दूं तो कोई हैजर्ड क्रिएट नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे जो सादा है वो है स्क्वायर वेव आप देते हैं। आप कहते हैं कि जो यहाँ पे पल्स आएगी उसकी इन्वर्टेड पल्स यहाँ आएगी, ये S1 है, ये S2 है, और ये स्क्वायर वेव होगी। स्क्वायर वेव के लिए मैं 50% ड्यूटी साइकिल पे इसको हमेशा रन करूंगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सो इफ आई हैव
S1 सॉरी ये तो टाइम है, ये S1 है। S1 अगर फ़र्ज़ किया इस तरह ऑन हुआ यहाँ पे और फिर उसके बाद इतने देर के बाद यूँ चला गया, तो अब मेरी जो आउटपुट बनेगी VO इज़ दिस वोल्टेज अक्रॉस द लोड। यार क्या डिस्कशन है, मुझे भी बताओ प्लीज़। इफ़ यू हैव सम करेज स्टैंड अप एंड टेल मी हूएवर इज़ टॉकिंग, क्या मसला है? अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। आप लोगों को क्या ज़रूरत है कप लगाने की? इज़ इट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? बताइए वी आउट क्या बनेगी? जब S1 ऑन होगा तो वी आउट VS/2 पे बैठेगी, और जब S1 ऑफ होगा तो ये -VS/2 पे बैठेगी। अगला सवाल ये है कि जो करंट है इसके अंदर से वो कैसी होगी? यहाँ से गुजरने वाला करंट है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ये लूँ आई लोड कैसा होगा? ट्रायंगुलर, ये LRL वो है, तो इसका मतलब है कि इट कैन नॉट बी प्योरली ट्रायंगुलर, ठीक है। इसको निकालने का जो अच्छा एक पॉसिबल तरीका है वो ये कि आप इसको एज एन इम्पीडेंस देखें। ये AC अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, ये एक इम्पीडेंस है। RL इज एन इम्पीडेंस, सो दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ दैट इज R प्लस j⍵L, ये इसकी इम्पीडेंस है, ठीक है। अगर मुझे वोल्टेज का पता था तो मेरी जो आई लोड है वो बराबर है वोल्टेज V0 डिवाइडेड बाई Z, whatever is that Z and whatever is that voltage, ठीक है। अब ये जो ओमेगा है ये एक साइनोसॉइड की फ्रीक्वेंसी है, सिंगल साइनोसॉइड की फ्रीक्वेंसी है। इसके अंदर हार्मोनिक्स क्या क्या, पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से साइनोसॉइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखते हैं कि जो V आउट है आपका ना, वो वी कैन राइट दैट डाउन एज 4, दिस इज समेशन, इसकी ये पूरी एक्सपेंशन है 4 over n pi into Vs into sine n omega t और summation is over odd values of n, 1, 3, 5 up to infinity of course। ये जो एक्सपेंशन है ये स्टैंडर्ड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है ऑफ अ स्क्वायर वेव, इसमें कोई नई बात नहीं। आप लोगों ने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर या इवन उससे पहले भी शायद आपने फूरियर सीरीज पढ़ी होगी, तो वो उसमें आप स्क्वायर वेव की भी आपने पढ़ी होगी। ये स्क्वायर वेव की फूरियर सीरीज है जो कि आपको ये कह रही है कि इसके अंदर V1 अगर मैं n को 1 कर दूं तो जो फर्स्ट जो फंडामेंटल है वो क्या होगा? वो होगा 4 over pi into Vs into sine of, इसको ओमेगा s लिख लीजिए, ओमेगा st। ओमेगा s का मतलब ये कि जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है ना आपकी, उसके ऊपर जो चीज़ बैठी है। इसी तरह V2 आप निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 4 over, V2 तो 0 है क्योंकि n 0 है, n2 अलाउड नहीं है। V3 आप निकाल सकते हैं विच इज़ 4 over 3 pi into Vs into sine of 3 omega st। इसी तरह V5 निकाल सकते हैं जो कि 4 over 5 pi Vs into sine of 5 omega st। अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी एक्सिस के ऊपर देखेंगे
तो सपोज करो ये तुम्हारी ओमेगा एस है, इसकी जो हाइट है ये 4/π(v(s) है, ठीक है। इससे 3 ओमेगा एस आगे विच इज समवेयर हेयर, यहाँ डबल होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे एक चीज़ पड़ी है जो कि 4/3π है, और इसी तरह इससे इतना ही और आगे यहाँ पे एक और चीज़ पड़ी है जो कि 4/5π(v(s) है। इसी तरह आप चलते जाओ तो यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ पड़ी है जो कि 4/7π(v(s) है। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे डिमिनिश कर रहा है, 1/n के साथ हार्मोनिक्स का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा होता जा रहा है। ये है जो आपकी डिजायर्ड है, इसको हम फंडामेंटल कहते हैं, और यही है जो आपकी डिजायर्ड है। दिस इज व्हाट यू वांट, यू डू नॉट वांट एनी ऑफ द अबव थिंग्स जो तंग कर रही हैं। एग्रीड? अगर आप अब आप इसके पर आ जाइए, जब मैं अब इसके फर्स्ट ना यहाँ पे मैं n लगा देता हूँ कि z sub n, z which is the impedance at the nth frequency is given by r plus j n omega l। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि जब मैं इस फंडामेंटल के ऊपर बैठा हूँ तो उस वक़्त मेरी जो इम्पीडेंस है वो फ़र्ज़ किया 5 ओम्स निकलती है, तो इधर जब मैं पहुँचूँगा तो वो इम्पीडेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज मेरी फ्रीक्वेंसी वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, l जो ओमेगा l जो है वो बढ़ता चला जाता है, XL जो है वो बढ़ता चला जाता है एज फ्रीक्वेंसी गोज़ अप। सो यहाँ पे मेरी इम्पीडेंस जो है वो बढ़ जाती है, यहाँ पे इम्पीडेंस और बढ़ जाती है। मेरा जो ड्राइविंग पोटेंशियल है वो ये कम होता जा रहा है ना। समझ में आ रही है ड्राइविंग पोटेंशियल से क्या मुराद है? आप ये जो चीज़ है ना, इसको आप एस्यूम कर सकते हो कि एज इफ के ये सारे वोल्टेज सोर्सेज का सम है ना, यही लिखा है ना समेशन, इट इज द सम ऑफ ऑल दी साइनोसॉइड्स। इसका मतलब है कि आप इस साइनोसॉइड के लिए कंप्यूट करें, इस साइनोसॉइड के लिए कंप्यूट करें, इसके लिए कंप्यूट करें, इसके लिए कंप्यूट करें, उन सबको जमा कर दें तो आपका जवाब वही आ जाएगा जो कि आप किसी और तरीके से निकालिएगा। एक तरीका यह है कि आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के सॉल्व करें, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है जो नॉर्मली पावर सिस्टम वाले लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो इसके लिए निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे, और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके वो ट्रंकेट कर देते हैं। कहते हैं इससे आगे की हार्मोनिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती, इसलिए कि वहाँ पर जो करंट्स हैं वो इतनी छोटी हो जाती हैं कि निगलेक्ट की जा सकती है। ओके, सो वी से समथिंग लाइक, आई यूज अ वर्ड सिग्निफिकेंट हार्मोनिक्स। सिग्निफिकेंट हार्मोनिक्स कौन सी होंगी? वो हार्मोनिक्स जिनकी वजह से जो आउटपुट जो मैं मेजर कर रहा हूं उसके ऊपर कुछ लेट्स से अबाउट मोर देन 1% का चेंज आ जाता है। अगर वो 1% से भी कम हो रहा है तो आई डोंट केयर, ठीक है। मेरी मेजरमेंट के अंदर भी इतनी एरर्स होती हैं। जहां 220 वोल्ट आने थे वहां पे उसका 1% क्या होता है, 2.2 वोल्ट होते हैं, तो 222 वोल्ट आ जाएंगे या 218 वोल्ट आ जाएंगे, तो कोई ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं आ जाती, ठीक है। सो आप एक सर्टेन लिमिट लगा देते हो और कहते हो कि उससे जो ऊपर की वेरिएशन, उससे जो छोटी वेरिएशन हैं उसको मैं लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो अगर सिग्निफिकेंट हार्मोनिक्स ये हैं तो इससे आगे की जितनी हार्मोनिक्स होंगी ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, and they are ignored for your analysis. We get rid of them, ठीक है। अब मैं आसानी के लिए ना क्विकली एक कहता हूं कि मेरी सारी ये जो हार्मोनिक्स है ना, इनकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, मसलन ये 1/3 है ना,
1/3 है, और जो मेरी अगर फर्ज करो R जो था वो बहुत छोटा था, इट वॉज मोस्टली इंडक्टेंस, तो मेरी इंपीडेंस कितनी बढ़ जाएगी इस फ्रीक्वेंसी पे? 3 गुना बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ओमेगा एस 3 हो गया, 3 ओमेगा एस के ऊपर मेरी इंपीडेंस 3 गुना हो गई और मेरी वोल्टेज 3 गुना कम हो गई है, तो मेरी करंट जो है वो 9 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज 3 गुना कम हो गई और इंपीडेंस जो है वो 3 गुना बढ़ गई। तो ये जो चीज़ है मुझे बताता है कि मेरी जो लोड करंट है वो 9 गुना रिड्यूस हो जाती है। तो जब मैं यहां पहुंचा हूं तो 9 गुना कम हो गई, यहां पहुंचा हूं तो 25 गुना कम हो गई है, 5 × 5, यहां पहुंचा हूं तो 7 × 7 49 टाइम्स कम हो गई है, और कंपेयर टू दिस थिंग। सो यू कैन सी कि वो कितनी क्विकली करंट नीचे जा रही है। तो हम ना आसानी के लिए फिलहाल ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसको देख लेते हैं, बाकियों को मारो गोली फिलहाल। ओके, सो सपोज दैट इज द केस, देन एंड सपोज दैट यू हैव ओनली अ साइनसॉइड जिसकी वजह से वोल्टेज करंट ड्राइव हो रहा था, सो द करंट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी अ साइनसॉइड गोइंग लाइक दिस। Why did I draw it like this, which is lagging the voltage? Because आपका RL लोड जो है उसमें एक लैगिंग करंट फ्लो करता है, और जो इसका एंगल है, लैग का एंगल, ये होता है tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R, ठीक है। सो दिस एंगल इज tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। Okay, this is the kind of current that we expect. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम when we meet इंशाल्लाह we'll start from here, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। इनकी अटेंडेंस कहाँ है बच्चों?